हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 5 अप्रैल की क्लास। आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है लाइव्स एट स्टेक। ये कल जो 4 अप्रैल का न्यूज़पेपर था उसमें आपको मिलेगा। लाइव्स का मतलब जिंदगी है, एट स्टेक एक फ्रेज होती है और एट स्टेक का मतलब होता है एट रिस्क। एट स्टेक का मतलब क्या है? एट रिस्क। ठीक है, तो लाइव्स एट स्टेक का मतलब हो गया जिंदगियां जो खतरे में हैं। तो खतरे में जिंदगी यूं कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा ही एक फ्रेज है, एट रिस्क, एट स्टेक, एक ही बात है। और वैसे जो अकेला स्टेक जो शब्द है इसका मतलब हिस्सेदारी हो सकता है। ठीक है, शेयर हो सकता है। अब क्या कह रहा है? द स्कज, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्कज। क्या होता है ये? स्कज का मतलब होता है एफ्लिक्शन। AFFLICTION, एफ्लिक्शन कह सकते हो या इसको सफरिंग कह सकते हो। पीड़ा या कष्ट कह दो या पीड़ा या कष्ट का कोई सोर्स बोल दो कि जिसके कारण पीड़ा या कष्ट आता है जिंदगी में, उसको स्कज बोलते हैं। तो द स्कज ऑफ मर्डर्स, मर्डर जो हत्याएं हैं उसकी जो पीड़ा है। वेयर कैटल ट्रेडर्स, जहां पे मवेशियों के जो व्यापारी है, या ट्रांसपोर्टर्स हैं। ट्रांसपोर्टर्स मतलब मवेशियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले लोग हैं। हैव बीन अटैक्ड, उन पर हमला किया गया है। बाय सेल्फ स्टाइल्ड काउ विजिलेंटीज, किसके द्वारा? सेल्फ स्टाइल्ड का मतलब स्वघोषित, सेल्फ डिक्लेयर्ड। इन्होंने खुद ने अपने आप को एक नाम दे रखा है ना। ये है सेल्फ प्रोफेस्ड कह दो या सेल्फ, हाँ प्रोफेस्ड लिख दो, स्वघोषित, सेल्फ डिक्लेयर्ड कह दो। ठीक है, और विजिलेंटी जो होता है वर्ड, एक तो विजिलेंट होता है, ये जो स्पेलिंग होती है देखो, एक तो विजिलेंट, इसका मतलब तो होता है वॉचफुल, जो सतर्क है, सावधान है, उसको बोलते हैं विजिलेंट। और एक जो ये वर्ड है विजिलेंटी, इसका मतलब होता है कोई प्रोटेक्टर कह सकते हो, या फिर आप कोई डिफेंडर कह सकते हो, या कस्टडियन कह सकते हो। ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं विजिलेंटी। तो विजिलेंट होता है वो तो होता है कौन? जो कि वॉचफुल है, सतर्क है, अलर्ट है। और विजिलेंटी है वो कौन है? रक्षक को बोलते हैं। तो काउ विजिलेंटीज का मतलब क्या हो गया? गो रक्षक। ठीक है, हैज सरफेस्ड, अब हैज सरफेस्ड है वो इसकी वर्ब है स्कज की। ये पीड़ा फिर से सरफेस हुई है। सरफेस का मतलब क्या होता है? इमर्ज होना, अपीयर होना। ठीक है, तो यही लिख देता हूं मैं, अपीयर। राइज भी कह सकते हो इसको, है ना। उभर कर सामने आई है फिर से इन कर्नाटका को। अब ये घटना की बात करेगा ऑन सैटरडे, सैटरडे की बात है। अब घटना आगे बताएगा ये। इससे पहले एक बार फिर से बता दूं, स्कज की वर्ब है वो हैज सरफेस्ड है। ठीक है, और कैटल ट्रेडर्स या ट्रांसपोर्टर्स, याद रखिएगा जहां भी ये और आता है उसके बाद वाला सब्जेक्ट होता है, तो बाद वाला है ट्रांसपोर्टर्स और इसकी वर्ब है हैव बीन अटैक्ड। और ये बीन के साथ में थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए इसे आप बोल दीजिए पैसिव वॉइस है। ठीक है, सेल्फ स्टाइल्ड वैसे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसका मतलब सेल्फ प्रोफेस्ड है या सेल्फ डिक्लेयर्ड है, स्व घोषित है। काउ विजिलेंटी का गो रक्षक। तो कह रहा है जो पीड़ा है, हत्याओं की पीड़ा। ठीक है, कहाँ? जहां पे जो भी मवेशियों के व्यापारी हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं उन पर हमला किया है स्वघोषित गोरक्षकों के द्वारा। ये पीड़ा एक बार फिर से उभर कर आई है कर्नाटका में। कब की घटना है? सैटरडे की। अब ये सैटरडे चूंकि एक पर्टिकुलर डे का नाम है इसलिए ऑन है। तो किसी भी पर्टिकुलर डे या डेट की हम बात करते हैं, किसी विशेष दिन या दिनांक की बात करते हैं, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। ठीक है, आगे कह रहा है 39 ईयर ओल्ड असिस्टेंट ड्राइवर। अब हुआ क्या है? इस दिन यहां कर्नाटका में एक 39 वर्ष का व्यक्ति है, ड्राइवर है, असिस्टेंट ड्राइवर एक वैन का। वो ट्रांसपोर्ट कर रहा था कैटल को, वो मतलब लेके जा रहा था मवेशी। वॉज, अब ये ड्राइवर की वर्ब है वॉज, एलिजिडली है वो है एडवर्ब। टॉर्चर्ड, उसको प्रताड़ित किया गया। एंड किल्ड, और मार दिया गया। किसके द्वारा? एक राइट विंग एक्टिविस्ट के द्वारा। ये कौन होते हैं राइट विंग वाले? राइट विंग वाले एक्सट्रीम विचारधारा के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, इनमें नेशनलिज्म भरा हुआ होता है, ये राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। तो राष्ट्रवादी एक प्रकार से एक्टिविस्ट था उसके द्वारा, एंड इज एसोसिएट्स और उसके सहयोगियों के द्वारा। ठीक है, फिर समझो ये जो दे रखा है ड्राइवर,
या असिस्टेंट ड्राइवर, ये किसका ड्राइवर था? वैन का। ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था कैटल को। अच्छा, कैटल की वर्ब लगानी होती तो वर लगाते आप, लेकिन यहाँ तो ड्राइवर की वर्ब लगानी है तो वॉज ही लगेगी। एलिजिडली जो शब्द है इसका मतलब लिख लो परपरटेडली होता है। एलिजिडली का मतलब क्या होता है? परपरटेडली, या फिर क्या कह सकते हो? सपोज्डली, तथाकथित रूप से। तथाकथित का मतलब है कि जिनके बारे में कहा गया है। अभी इल्जाम जो है वो पुख्ता यूं नहीं कह सकते कि इन्होंने किया था, लेकिन ऐसा कहा गया है, इसलिए इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो शनिवार को जो घटना घटी कर्नाटका में, उसमें एक 39 वर्ष के वैन ड्राइवर को, जो कि कैटल को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, उसको तथाकथित रूप से टॉर्चर किया गया। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव है, और रिपीट करने की जरूरत नहीं है वॉज को, तो सीधा किल्ड से काम चला दिया। बाकी इसका मतलब वॉज किल्ड है। और इसको मार दिया गया एक राइट विंग एक्टिविस्ट के द्वारा और उसके एसोसिएट्स, उसके सहयोगियों के द्वारा। फिर द इंसिडेंट मस्ट बी सीन, ये जो घटना है उसको जरूर से देखा जाना चाहिए। ये पैसिव हो गया। एज वन, एक ऐसी घटना के रूप में, ये वन जो है वो इंसिडेंट के लिए ही प्रोनाउन आ रहा है, तो इस घटना को देखा जाना चाहिए जरूर से जरूर। मस्ट है तो ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है। और किस रूप में देखें? एक ऐसी घटना के रूप में। अमंग रिकरिंग मर्डरस एक्ट्स, जो कि बार बार में, रिकर क्या होता है? रिकरिंग का मतलब री अकरिंग। ये री अकर जो होता है उसको बोलते हैं क्या? रिकर, री अकर, फिर से घटित होना, या फिर मैं इसको ऐसे बोलूं हैपन अगेन, एक बार फिर से या बार बार में घटित होना, उसको बोलते हैं क्या? रिकर। तो जो रिकरिंग यहां पे जो लग रहा है वो एडजेक्टिव का काम करेगा। मर्डरस है वो भी एडजेक्टिव है, OUS दे रखा है, एक्ट्स नाउन है। तो ऐसे कार्य जो हत्या के काम हो रहे हैं, बार बार में ये जो घटनाएं घट रही हैं, उसको इस रूप में देखें। अक्रॉस स्टेट्स मतलब सभी राज्यों में, अक्रॉस का मतलब सभी भी होता है, तो ये सभी की बात कर रहा है। बट प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मेनली, या फिर आप इसे कहोगे मोस्टली। और मुख्यतया कहाँ की बात है? नॉर्थ ऑफ इंडिया, उत्तरी भारत की बात है ये। फिर समझिए, तो ये जो घटना है, कौन सी घटना? कर्नाटका वाली घटना। तो हमें पता लग गया कि किसकी बात हम कर रहे हैं, इसलिए हमने दै का प्रयोग किया है। तो ये जो घटना है उसको जरूर से देखा जाना चाहिए। मस्ट बी सीन पैसिव हो गया, बी के साथ में थर्ड फॉर्म। किस रूप में देखें? तो इस रूप में देखो, एक ऐसी घटना के रूप में देखो जो उन घटनाओं में से है जो बार बार में घटित हो रही हैं और मर्डरस एक्ट्स हैं, है ना। इसका मतलब है ऐसे एक्ट्स हैं जिनमें हत्याएं शामिल हैं, बार बार में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, सभी राज्यों में घट रही हैं, लेकिन मुख्यतः कहाँ घट रही हैं? नॉर्थ इंडिया में घट रही हैं। इस घटना को उस रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? देखो बहुत सारे वर्ड्स हैं आज के इस एडिटोरियल में, काफ़ी सारी वोकेबलरी यहाँ पे दे रखी है आपको, तो सब कुछ नोट करते चलना है आपको और एंड तक सेशन को देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फ्रॉम द मर्डर ऑफ पहलू खानी राजस्थान। अब देखो यहाँ से स्टार्ट कर दो कहानी। जो मर्डर हुआ था किसका? पहलू खान का। कहाँ पे? राजस्थान में। हु वॉज, अब ये हुआ रहा है पहलू खान के लिए। हु वॉज ट्रांसपोर्टिंग कैटल, जो कि मवेशियों को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। यहां से लेकर कहां तक की बात है? मोहम्मद अकलक तक की बात है। कहां की बात है ये? मोहम्मद अकलक का संबंध कहां से? दादरी उत्तर प्रदेश से है। ऑन द सस्पिशन, सस्पिशन संदेह को बोलते हैं, डाउट को बोलते हैं। तो इस पर संदेह था किसका? कि स्टोरिंग काउ मीट की, ये गाय के मीट को स्टोर करने का सस्पिशन था, कि ये संदेहास्पद पाया गया कि इसने गाय के मीट को स्टोर किया है। और फिर इसके बाद ये घटना जो थी वॉज प्रूवन, ये सिद्ध हुई कि ये फॉल्स है, झूठी घटना है। टू ट्राइबल मैन, अब यहां से यहां तक आ गए और यहां से फिर आगे और चलो। दो आदिवासी लोग थे, लिंच्ड, लिंच का मतलब होता है किल्ड, जिनको मार दिया गया। किसके द्वारा? एलेज्ड एक्टिविस्ट, एलेज्ड वही तथाकथित जो एक्टिविस्ट अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, उनके द्वारा। और ये एक्टिविस्ट किसके थे? बजरंग दल के। और ये कहाँ की घटना है? ये सियोनी मध्य प्रदेश की घटना है। एंड स्कोर्स ऑफ सच इंसिडेंट्स, स्कोर्स का मतलब यहाँ पे है वेरी मैनी, ये नाउन है और इसका मतलब वेरी मैनी, बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं। द विनिलिटी ऑफ दोज कमिटिंग द मर्डर्स, तो जो विनिलिटी है, विनिलिटी का मतलब होता है करप्टनेस, भ्रष्टता। तो जो भ्रष्टता है किसकी? दोज कमिटिंग द मर्डर्स, उन लोगों की भ्रष्टता जो कमिट कर रहे हैं मर्डर्स, मतलब जो ये हत्याएं कर रहे हैं। हैज़ बीन, इनकी भ्रष्टता को मैच किया गया है। ठीक है, किसके साथ? बाय द एक्विटी,
बाय द एक्विटी बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। एक्विटी क्या होता है? एक्यूटनेस, तीक्ष्णता, ठीक है। तीक्ष्णता को क्या बोलते हैं? एक्यूटनेस या एक्विटी या शार्पनेस। तो इसको मिलाया गया है, मैच किया गया है एक्विटी से, और किसके द्वारा? ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, जो भी मतलब क्या कहें कि कानून बनाने वाले एजेंसीज होती हैं, इन इम्प्लीमेंटिंग कैटल स्लॉटर लॉज। तो जितना भ्रष्टता से या जितने गलत तरीके से मर्डर किए हैं, उतने ही शार्प तरीके से यहाँ जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने कानून को इतना सख्त बना दिया, ठीक है। स्लॉटर लॉज, कैटल मवेशी, स्लॉटर का मतलब काटना, मारना, काटना, स्लॉटर पशुओं को मार देने को स्लॉटर बोलते हैं। लॉज कानून, टू फाइंड ए प्रीटेक्स्ट, कि जिससे ये एक बहाना मिल गया इनको। प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है फॉल्स एक्सक्यूज, झूठा बहाना। तो ये एक बहाना मिल गया किसका? फॉर दीज एक्ट्स, इन कामों के लिए, इन कृत्यों के लिए। वाइल नॉट ब्रिंगिंग दोज रिस्पॉन्सिबल टू बुक, क्या करते हुए कि जो भी जिम्मेदार थे उनको सजा नहीं दिलवाई। ब्रिंग टू बुक, इसका मतलब होता है टू पनिश। ये फ्रेज है, क्या फ्रेज है? ब्रिंग टू बुक, इसका मतलब होता है पनिश करना। एक बार फिर समझना, काफी बड़ा पैराग्राफ है। पहले तो सब्जेक्ट वर्ब अलग अलग कर लो। तो हु का संबंध तो है किससे? हु का संबंध है पहलू खान से। इसकी वर्ब है वो वॉज ट्रांसपोर्टिंग है, एक बात। दूसरा फिर यहाँ पे इट है, इट की वर्ब है वॉज प्रूवन। वैसे प्रूव की थर्ड फॉर्म प्रूव्ड भी होती है और प्रूवन भी होती है। प्रूवन जनरली एडजेक्टिव फॉर्म में आता है। तो ये जो काऊ मीट को स्टोर करने की घटना है, इस घटना के लिए इसने प्रूवन दे दिया, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में द विनिलिटी जो है, इसकी वर्ब है वो हैज बीन मैच्ड है। ये तो सब्जेक्ट वर्ब हो गए आपके। कुछ यहाँ पे थे आपके पास वर्ड्स। तो एक वर्ड है लिंच। लिंच का मतलब है किल करना, पुट टू डेथ, मार देना। स्कोर्स जो है वो वर्ब नाउन है, इसका मतलब वेरी मैनी होता है, बहुत बड़ी संख्या में होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और एक्विटी का एक्यूटनेस या शार्पनेस होता है। प्रीटेक्स्ट का मतलब झूठा बहाना है। और ब्रिंग टू बुक का मतलब पनिश करना है, ठीक है। वाइल जो है, इसके ठीक बाद में जब भी आप क्रिया लगाते हो तो आईएनजी रूप में लगता है, तो ये आईएनजी है। तो ये कुछ मोटा मोटी हमने बात कर ली कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब निकाल लिया और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो बता दिए मैंने। अब एक बार फिर से मैं इसको ट्रांसलेट कर देता कि समझ में आ जाए। लाइन से देखना, पहलू खान जो राजस्थान में जो पहलू खान की हत्या हुई वहाँ से लेकर पहलू खान के बारे में बताया गया कि ये कैटल को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, फिर मोहम्मद अकलक तक। ये मोहम्मद अकलक कहाँ का? दादरी उत्तर प्रदेश का। और इसकी हत्या कैसे की गई? इस सस्पिशन पर, इस डाउट पर कि ये काऊ मीट को स्टोर कर रहा था। इसके बाद ये घटना जो है वो फॉल्स प्रूव हो गई कि ये झूठी घटना थी, ऐसा नहीं था। इसके अलावा 2 ट्राइबल मैन को भी मार दिया गया तथाकथित एक्टिविस्ट के द्वारा, और ये बजरंग दल के एक्टिविस्ट थे। ये यहाँ की घटना है। और अनेकों ऐसी घटनाएं हैं। सच के बाद में नाउन है, प्लूरल आता है, ध्यान रखेंगे। और काउंटेबल की बात कर रहा हूँ, अगर सिंगुलर काउंटेबल होता है तो उससे पहले ए और एन लगता है, ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। ये सब चीज़ें। और इसके बाद में देखिए ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। जो विनिलिटी है, जो भ्रष्टता है उन लोगों की, जो भी ये मर्डर्स कर रहे हैं, उसकी भ्रष्टता को यहाँ पे इस शार्पनेस या इस एक्यूटनेस से मैच किया गया है। और एक्यूटनेस किसकी है? जो भी कानून को लगाने या लागू करने वाली जो एजेंसीज होती हैं उनकी एक्यूटनेस है। ये क्या कर रही हैं? ये जो कानून है, काउस जो ये कैटल स्लॉटर लॉज है, इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, इसको लागू कर रही हैं। क्या करने के लिए? एक बहाना खोजने के लिए, बहाना फाइंड करने के लिए। किसके लिए? इन एक्ट्स के, ठीक है। और जो भी रेस्पॉन्सिबल है उसको सजा नहीं दे रही है, समझ रहे हो? तो जितनी भ्रष्टता से ये जो काम हो रहे हैं, जो मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं लोगों की, उतनी ही भ्रष्टता से ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही है। ये इसका मतलब है हिंदी में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहा है दैट द मर्डर्स ऑफ पहलू खान वर एक्विटेड फॉर द लैक ऑफ प्रॉम्प्ट पुलिस एक्शन इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ दिस ट्रेंड। अब पहले समझो, सब्जेक्ट आपके पास है मर्डर्स, मर्डरर्स, ये है हत्यारे। इसकी वर्ब है वर एक्विटेड, पैसिव है। एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, है ना। ये कह देना, ये करार दे देना कि तुमने दोष नहीं, कि तुमने मतलब आरोप मुक्त कर दिया है, कि तुम पर कोई भी आरोप नहीं सिद्ध हो रहा। लैक का मतलब कमी है। फॉर यहाँ पे कंजंक्शन है, इसका मतलब बिकॉज है। और दैट की जो वर्ब है
ये दैट जो है ये पूरे इसके लिए आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए, और इसकी वर्ब है वो इज है। एम्ब्लेमेटिक का मतलब सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, या कहें कि रिप्रेजेंटेशन है, ये दिखा रहा है। तो कह रहा जो मर्डरर्स है किसके, पहलू खान के, जो हत्यारे हैं उनको एक्विट कर दिया गया। किस कारण से, क्योंकि तुरंत पुलिस की कार्यवाही नहीं हुई। प्रॉम्प्ट का मतलब है स्पीडी या रैपिड। प्रॉम्प्ट एक एडजेक्टिव है, स्पीडी या रैपिड। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि पुलिस एक्शन दे रखा है तो ये कंपाउंड नाउन है, पुलिस भी नाउन है, एक्शन भी नाउन है, कंपाउंड नाउन है। इसका मॉडिफायर ये है तो ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, और इसका मतलब है स्पीडी या रैपिड। तो पहलू खान के हत्यारों को छोड़ दिया गया। कारण क्या था, कारण था कि पुलिस की त्वरित कार्यवाही नहीं की गई। और ये पूरी जो घटना है वो दिखाती है इसी प्रकार के ट्रेंड को कि ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, सब कुछ दिख रहा है साफ साफ। द रिकरेंस ऑफ दीज एक्ट्स, जो बार बार में घटना घट रही है। रिकर क्या था, अकर, फिर से अगेन, अकर अगेन या हैपन अगेन, ये मतलब था। रिकरेंस यहाँ पे नाउन होगा क्योंकि ENCE दे रखा है आपको, और दैट डिटर्मिनर भी दे रखा है। तो ये जो पुनरावृत्ति है इन एक्ट्स की, इन कार्यों की, रिकरेंस की वर्ब इज है। इज ऑल्सो अ कॉन्सिक्वेंस, ये एक दुष्परिणाम है। कॉन्सिक्वेंस होता है परिणाम, और जनरली नेगेटिव टोन का वर्ड है, ठीक है। तो ये दुष्परिणाम है किसका, ऑफ द एम्बोल्डनिंग। एम्बोल्डन क्या होता है, ये होता है गिव करेज। एम्बोल्डन का मतलब होता है गिव करेज, मतलब साहस देना या फिर स्ट्रेंथन, किसी को मजबूती देना, ये कहलाता है एम्बोल्डन, ठीक है। तो कह रहा है कि जो रिकरेंस है इन एक्ट्स का वो एक कॉन्सिक्वेंस है किसका, एम्बोल्डनिंग ऑफ दीज राइट विंग एक्टिविस्ट। कि ये जो राइट विंग एक्टिविस्ट हैं, ये जो भी राष्ट्रवाद के नाम पर या एक्सट्रीम विचारधारा के जो लोग हैं, इनको तुमने ताकत ज़्यादा प्रदान कर दी है, या कहें कि इनको दुस्साहस बढ़ा दिया है इनका। हु शो, हु आ रहा है इन एक्टिविस्ट के लिए, ये दिखाते हैं। लिटिल का मतलब है नो। रिगार्ड, रिगार्ड मतलब सम्मान है ना, रेस्पेक्ट। ये कोई सम्मान नहीं दिखाते किसके लिए, फॉर ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन के लिए। एज ओपोज टू का मतलब है बिल्कुल ऑपोजिट, है ना, टू लगता है साथ में, इसके ध्यान रखना। ये पूरी फ्रेज है। एज ओपोज टू का मतलब होता है जो भी कहा गया है बिल्कुल विपरीत है। तो ये विपरीत है किस चीज से, जो भी उनके, किनके, इन एक्टिविस्ट के। परसीव्ड का मतलब है जो नोटिस्ड है, ऑब्जर्व्ड है ना, जो भी तुमने नोटिस किया है, जो भी ऑब्जर्व किया गया है, जो भी माना गया है, समझा गया है। तो जो भी अंडरस्टूड है या ऑब्जर्व्ड है या नोटिस्ड है, रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक विश्वास, ऑन काउ स्लॉटर, काउ स्लॉटर को लेकर। काउ स्लॉटर का मतलब गाय को मार देना, गाय को काटना, मार देना, ये कहलाता है काउ स्लॉटर। अब यहां तक समझना आप, यहां से स्टार्ट है, कुछ ज्यादा कुछ विशेष नहीं है वैसे। रिकरेंस की वर्ब है वो इज है, ठीक है। हु है वो एक्टिविस्ट के लिए है, इसकी वर्ब शो है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब तो बात खत्म हो गई। एम्बोल्डन एक वर्ब है। एम्बोल्डन का मतलब होता है साहस बढ़ाना। परसीव्ड है, परसीव्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। बिलीव्स नाउन है, रिलीजियस एडजेक्टिव, परसीव्ड भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब है जो समझा गया है, जो ऑब्जर्व किया गया है, जो नोटिस किया गया है। एज ओपोज टू एक फ्रेज है, इसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट, जो कुछ भी कहा गया उससे अलग, उससे विपरीत। रिगार्ड का मतलब सम्मान होता है। और लिटिल के बारे में बता दूं कि लिटिल दो तरीके से काम करता है। लिटिल कई बार तो होता है डिटर्मिनर, जब इसके बाद में नाउन आ जाता है तब तो इसका मतलब होता है नो। और कई बार लिटिल है वो काम करता है किसका, लिटिल काम करता है प्रोनाउन का, जब इसके बाद में नाउन नहीं आता है तब। और ऐसी कंडीशन में इसका जो मीनिंग होगा वो होता है नथिंग। तो जब लिटिल प्रोनाउन हो तो इसका मतलब नथिंग है, और जब ये डिटर्मिनर है तो इसका मतलब नो है। ये ध्यान रखना है इसका। तो यहाँ देखो नो का मीनिंग है, क्योंकि आगे रिगार्ड नाउन है तो ये डिटर्मिनर है, इसलिए नो है इसका मतलब। इसके बाद देखिए अनदर कॉमन फैक्टर, एक और जो सामान्य सा फैक्टर है, दैट इज मोर ऑफन देन द केस। दैट इज मोर ऑफन द केस इज। तो जो कि मोर ऑफन, अक्सर ऐसा केस है। इज, इज यहां पे आ रहा है किसके लिए, इस अनदर कॉमन फैक्टर के लिए। अनदर यहां डिटर्मिनर है, कॉमन यहां एडजेक्टिव है, फैक्टर यहां नाउन है। इसकी वर्ब है वो इज है, ठीक है। दैट है वो इसी के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब है वो इज है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक और जो कॉमन सा फैक्टर है जो कि मोर ऑफन द केस, जो कि एक केस है, एक स्थिति है, वो ये है दैट दीज एक्ट्स रिकर, कि ये जो कार्य हैं, ये जो कृत्य हैं, ये रिकर होते हैं, बार बार में दोहरान इनका होता है। इन स्टेट्स, राज्यों में, कौन से राज्य, जिनको रूल करती है भारतीय जनता पार्टी, जिन पर शासन है बीजेपी का, एंड आर जनरली कंडोन,
कंडोन का मतलब होता है क्या? क्षमा कर देना। CONDON का मतलब क्षमा कर देना। और सामान्यतया इसको क्षमा कर दिया जाता है बाय इट्स फेलो ट्रैवलर्स इन द संघ परिवार। जो भी इनके फेलो मतलब साथी, ट्रैवलर्स यात्री किस में? संघ परिवार में जो होते हैं उनके द्वारा इनको कंडोन कर दिया जाता है, क्षमा कर दिया जाता है। फिर समझना, अनदर कॉमन फैक्टर की वर्ब इज है। दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन इस फैक्टर के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब फिर से इज है। दीज एक्ट से इसकी वर्ब रिकर है। ये तो सब्जेक्ट वर्ब की बात हो गई। जो भी राजनीतिक पार्टी होती है उसके नाम से पहले द लगाते हैं, तो ये द है भारतीय जनता पार्टी से पहले। इसके बाद में दीज जो है, दिस दैट दीज दो, ये चारों जो होते हैं, मैंने कल के सेशन में भी बताया था, सारे सेशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और कुछ चीजें बहुत सारी रिपीट भी होती हैं। दिस दैट दीज और दो जो होते हैं वो एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं, और इसको डेमोन्स्ट्रेटिव कैटेगरी में डालते हैं। तो ये देखो आगे नाउन दे रखा है तो इसको एडजेक्टिव बोलना है, आगे नाउन नहीं होता तो ये प्रोनाउन होता। और कौन सी कैटेगरी है प्रोनाउन की? डेमोन्स्ट्रेटिव। एडजेक्टिव भी कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव। तो यहाँ तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये, ठीक है। ये आर के साथ में जो थर्ड फॉर्म दे रखी है, ये आर के साथ में थर्ड फॉर्म दे रखी है, वो किसकी वर्ब है? वो इसी की दीज एक्ट्स की वर्ब है। इन कार्यों को क्षमा कर दिया जाता है, और जनरली है वो एडवर्ब है। आर कंडोन जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर आगे देखिए, फिर कह रहा है द ऑपोजिशन इन कर्नाटका, जो विपक्षी खेमा है कर्नाटका में, हैज राइटली सॉट। सॉट है वो सीक, सॉट, सॉट, ये तीनों फॉर्म होती है इसकी। इधर लिख देता हूं, सीक, सॉट। ये तो वैसे पता भी होगा, बताया भी मैंने पहले भी। सीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सॉट ही वर्ब की क्या है? थर्ड फॉर्म। सीक, सॉट, सॉट। इसका मतलब चाहना भी होता है, तलाशना भी होता है, डिमांड भी करना होता है, कोशिश भी करना होता है। वो आपको देखना पड़ेगा कैसा कॉन्टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग मीनिंग निकालना पड़ेगा। तो जो विपक्ष है कर्नाटका में उसने ठीक ही काम किया है। कोशिश करी है इन्होंने क्या? कि सरकार को दोषी ठहराया है। पुट द गवर्नमेंट इन द डॉक। पुट समवन इन द डॉक, ये एक कहावत होती है, इसको हटा दो बीच में से। तो पुट इन द डॉक का मतलब होता है किसी को अक्यूज करार देना, किसी को आरोप लगाना कि तुमने गलत किया है। तो इसने साहस किया है, ठीक ही काम किया है कि इसने गलत ठहराया है सरकार को। एंड टू हाईलाइट, और क्या काम करके ठीक किया है? इसने कोशिश करी है हाईलाइट करने की, दर्शाने की, हाउ दिस कुड फोस्टर कम्युनल डिसहार्मनी की जो ये काम हो रहे हैं, कैसे ये काम क्या कर सकता है? फोस्टर कर सकता है। फोस्टर का मतलब है यहां पे एनकरेज करना, ठीक है, या फिर इसे कहेंगे आप स्टिम्युलेट करना, उत्प्रेरित करना कह दो, आप प्रेरित करना कह दो, ठीक है। कैसे ये काम जो है वो कम्युनल डिसहार्मनी, कम्युनल सांप्रदायिक डिसहार्मनी, हार्मनी का ऑपोजिट है। हार्मनी में सब मिलजुल से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे सब कुछ अलग अलग रहेंगे तो सांप्रदायिक सद्भाव की भावना खत्म हो जाएगी। ये भी इन्होंने बताया है कि इससे ये भी हो सकता है। तो जो विपक्ष है कर्नाटका में उसने बिल्कुल ठीक ही कोशिश करी है गवर्नमेंट को दोषी ठहराने की, और हाईलाइट करने की कोशिश करी है कि कैसे ये काम जो है वो कम्युनल डिसहार्मनी को अंजाम दे सकता है, ठीक। इसके बाद है एनी डिली डेलिंग। डिली डेली क्या होता है? डिली डेली जो है इसका मतलब है डिले करना। कोई भी जो देरी है, किसके द्वारा? कोई भी देरी कर्नाटका पुलिस के द्वारा, इन ब्रिंगिंग द गिल्टी टू बुक। ब्रिंग टू बुक का बताया सजा देना, तो देरी किस में? कि आप दोषी को अगर सजा देने में देरी करोगे तो ये जो देरी है विल भी इसकी वर्ब होगी, डिलिंग डेलिंग की। और देखो जब भी आईएनजी फॉर्म में कोई सब्जेक्ट होता है तो उसको आप जेरेंड बोलते हैं। याद रखना इस बात को, पहले भी मैंने काफी बार बताई ये बात कि जब भी आईएनजी फॉर्म में कोई सब्जेक्ट बन जाती है, क्रिया नाउन का काम करेगी हालांकि वो वहां पे, तो वो उसको आप बोलते हैं जेरेंड, ठीक है। तो जो देरी है सजा देने में वो एक सिग्नल होगा, वो एक संकेत होगा दैट दिस इज अ रिपीटेशन ऑफ द इनजस्टिसेस। क्या होगा ये सिग्नल ये होगा कि ये जो चीज है ना, दिस इज अ रिपीटेशन, ये पुनरावृत्ति है किसकी? अन्याय की। दैट वर कमिटेड, ये कौन से इनजस्टिसेस हैं? ये वो इनजस्टिसेस हैं जो कमिट किए गए थे अगेंस्ट पहलू खान और बाकी के लोगों के खिलाफ, ठीक है। अदर्स यहाँ पे नाउन के रूप में ही आ रहा है, तो अदर्स इसने नाम नहीं गिना के सीधा कैटेगराइज कर दिया अदर्स। एनी डिलिंग डेलिंग, एनी जो है डिटर्मिनर है, ये नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया।
तो कोई भी देरी किसके द्वारा, कर्नाटका पुलिस के द्वारा। इसको पुलिस पढ़ते हैं वैसे, प्रोनाउंशिएट अगर इसको प्रोनाउंस करोगे आप इंग्लिश में तो पुलिस पढ़ेंगे, और अगर इसको आप सब्जेक्ट बनाते हो पुलिस को तो प्लूरल होता है, ध्यान रखना इसको। तो कोई भी देरी कर्नाटका पुलिस की किस चीज में, दोषी को सजा देने में, वो होगी क्या, एक सिग्नल, एक संकेत। किस चीज का संकेत, कि ये रिपीटेशन है इनजस्टिसेज का। कौन से इनजस्टिसेज, जो कि कमिट किए गए थे किसके खिलाफ, पहलू खान और बाकी लोगों के खिलाफ। मोर सो, और कह रहा काफी बड़े स्तर पे बात करो, टू ए लार्ज एक्सटेंट बात करो। द रिपीटेड नेचर ऑफ दीज एक्ट्स, जो ये एक तरीका है ना कि ऐसे काम बार बार में हो रहे हैं, है ना, रिपीटेड, इसकी पुनरावृत्ति का जो नेचर है इस प्रकार के एक्ट्स का। कॉल इनटू क्वेश्चन, कॉल इनटू क्वेश्चन का मतलब होता है रेज क्वेश्चन। कॉल इनटू क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, रेज क्वेश्चन, मतलब प्रश्न उठाना। तो ये जो काम है ना, ये प्रश्न उठाता है द आउटकम, उस परिणाम के बारे में। परिणाम कौन सा, ऑफ रिसेंट जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस जो शब्द है इसका मतलब होता है न्याय शास्त्र, ठीक है, लीगल सिस्टम को भी कह सकते हैं। रिसेंट का मतलब हाल ही में, है ना। तो हाल ही का जो न्याय शास्त्र है, जो हमारा न्याय प्रणाली है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता है ये। ऑन कैटल स्लॉटर, और न्याय प्रणाली, न्याय शास्त्र किस विषय में, इस कैटल स्लॉटर के विषय में। 2005 का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, विशेष करके उसकी बात कर रहा है, इन पर्टिकुलर मतलब स्पेशली, विच बैंड, और इस निर्णय में हुआ क्या था, इस निर्णय ने बैन कर दिया था कैटल स्लॉटर को, पशुओं को मारने पर बैन लगा दिया था, बेस्ड ऑन, जो आधारित था किस पर, एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन पर। एक्सपेंसिव का मतलब विस्तृत, एक्सटेंसिव कह सकते हो, ये एक्सपेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है। अच्छा, इसमें ई होता ना अगर तो महंगा हो जाता, एक्सपेंसिव की स्पेलिंग में ई होता तो महंगा, ए है इसका मतलब एक्सटेंसिव, विस्तृत है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, ठीक है। तो जिसने की बैन कर दिया था इस डिसीजन ने कैटल स्लॉटर को, और वो किसके आधार पर था, विस्तृत व्याख्या के आधार पर। व्याख्या किसकी दिखाई गई थी, नीति निर्देशक तत्वों की। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, नीति निर्देशक तत्व होते हैं किसके, स्टेट पॉलिसी के, सरकार की नीति के। बिसाइड्स, किसके अलावा, कुछ आर्टिकल्स के डिस्कशन भी किया था संविधान के, ये संविधान के आर्टिकल का ब्यौरा भी दिया गया था। फिर समझो, इससे भी बड़े स्तर पे जो रिपीटेड नेचर है इस प्रकार के कार्यों का, वो प्रश्न उठाता है किसको, कि हाल ही में जो भी जूरिस्प्रूडेंस है उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। और जूरिस्प्रूडेंस किसको लेकर, कैटल स्लॉटर को लेकर। आगे कह रहा है कि 2005 का जो जजमेंट है किसका, सुप्रीम कोर्ट का, विशेष करके, जिसने क्या किया था, कैटल स्लॉटर पे बैन लगाया था। बेस्ड में ऑन लगेगा किसके आधार पर, विस्तृत व्याख्या के आधार पर। व्याख्या किसकी, इस नीति निर्देशक तत्वों की, और साथ में बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। इसके अलावा संविधान के इन धाराओं की चर्चा भी की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले दे लगेगा हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे कह रहा था दिस जजमेंट हैड ओवरटर्न्ड। ओवरटर्न का मतलब होता है रिवोक करना, कैंसिल करना, या रिवर्स करना, मतलब या तो समाप्ति करना या फिर पलट देना। रूलिंग का मतलब जजमेंट है, डिसीजन है। तो ये जो जजमेंट था ना, इसने क्या कर दिया था, एक पहले का निर्णय था उसको पलट दिया था। 1958 की बात है, 1958 में एक निर्णय आया था, उसका बिल्कुल 2005 का जो ये डिसीजन था ना, उसने उसको पलट दिया या रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया। विच हैड, अब ये जो 1958 वाली जो रूलिंग थी ना, उसके बारे में विच दे रखा है। इसने क्या किया था, इसने बैन को, इसने जो ये निषेध है, प्रतिबंध है, उसको लिमिटेड कर दिया था। कहां तक, लिमिटेड में टू लगता है भाई, कहां तक, यूजफुल कैटल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, कि आप किसको नहीं मार सकते, केवल उन एनिमल्स को जो कि कृषि में सहायक हैं। हस्बेंड्री, हस्बेंड्री का मतलब होता है फसलों का ध्यान रखना, पशुओं का ध्यान रखना, है ना, ये हस्बेंड्री कहलाती है। और जो हस्बेंड्री के अंदर शामिल हैं उसको आप नहीं मार सकते, ये इसमें कहा गया था। जजमेंट की वर्ब है वो हैड ओवरटर्न है। ओवरटर्न का मतलब रद्द करना, समाप्त करना या फिर पलट देना। रूलिंग का मतलब डिसीजन है। विच है रिलेटिव प्रोनाउन डिसीजन के लिए आ रहा है, अर्लियर रूलिंग के लिए आ रहा है, अर्लियर टाइम में पहले के लिए आता है, याद रखेंगे। एक चीज लिख लेना, अर्लियर का उल्टा जो होता है,
अर्लियर का जो विपरीत शब्द होता है वो होता है लेटर। दोनों ही किसके लिए आते हैं? टाइम के लिए आते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे आप। लिमिटेड के साथ में टू लगता है तो यहां पे ये ध्यान रखो कि लिमिटेड के साथ साथ एक वर्ड कन्फाइंड भी होता है, इसके साथ भी टू लगता है, ठीक है। इसके अलावा रेस्ट्रिक्टेड कर दोगे तब भी टू लगेगा। कहां तक सीमित है उसके लिए किसका प्रयोग करना है? टू का। तो चाहे लिमिटेड हो, चाहे कन्फाइंड हो, चाहे रेस्ट्रिक्टेड हो, सब में टू ही लगेगा। एंगेज्ड में इन लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस जजमेंट ने तो अर्लियर जो रूलिंग थी पहले के टाइम, जो 1958 में एक डिसीजन आया था, उसको पलट दिया या उसको रोक दिया। उसमें ये कहा गया था कि केवल ये जो बैन है ये वहीं तक ही लगेगा जो एनिमल्स एंगेज्ड हैं, लिप्त हैं कृषि में और हस्बेंड्री में, केवल उनको नहीं मार सकते आप, ठीक है। द जजमेंट्स इंटरप्रिटेशन रिजल्टेड इन स्टेट्स। अब कह रहा है कि जो ये जजमेंट था उसकी जो व्याख्या है उसका परिणाम क्या निकला? रिजल्ट के साथ में इन लगता है और रिजल्ट इन बराबर होता है लीड टू। इन दोनों का मतलब ही होता है परिणाम निकलना। तो ये जो जजमेंट का इंटरप्रिटेशन रहा, याद रखिए कि जहां भी ये अपोस्ट्रोफे लगाते हो आप, उसके बाद वाला शब्द नाउन होता है और जिसके साथ ये अपोस्ट्रोफे लगता है वो भी नाउन होता है। तो जजमेंट भी यहाँ पे नाउन है और इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पे नाउन है। तो इस जजमेंट का जो इंटरप्रिटेशन था वो रिजल्टेड इन स्टेट्स, वो परिणित हुआ किस चीज़ में? स्टेट्स मोस्टली लेड बाय द बीजेपी, कि जो राज्य मुख्यतया वो राज्य जो किसके द्वारा लीड किए जा रहे थे? बीजेपी के द्वारा। तो इन राज्यों ने क्या किया इससे परिणाम ये निकला कि इन राज्यों ने टू कम अप विद स्ट्रिंजेंट लॉज, ये आए बहुत सख्त कानून लेके। स्ट्रिंजेंट का मतलब लिख लो स्ट्रिक्ट। कम अप विद जो होता है ना, जब आपको प्रेशराइज किया जाता है, जब आपको मजबूर किया जाता है तो आप प्रोड्यूस करते हो कोई चीज, उसको बोलते हैं कम अप विद। तो इसने प्रोड्यूस किए इन राज्यों ने, और विशेष करके वो राज्य जो बीजेपी के द्वारा नेतृत्व में चलाए जा रहे थे, उन राज्यों ने बड़े सख्त कानून लेके आए। वो किसको लेकर? काउ स्लॉटर को लेकर। एंड द स्टिग्मेटाइजेशन, ये होता है कलंकित करने की प्रक्रिया। एक वर्ड होता है स्टिग्मा, लिख लेना यहां पे, स्टिग्मा। इससे बना है स्टिग्मेटाइजेशन। इसका मतलब होता है ब्लॉट, कलंक, डिफेमेशन होता है एक प्रकार से। और साथ में इन्होंने कलंकित किया इनको, दलितों को, मुस्लिम्स को, ट्राइबल्स को, है ना, फॉर देयर डाइटरी हैबिट्स। किस चीज के लिए? कि इनकी डाइटरी हैबिट है, भाई खाने पीने की आदत जो होती है उसको डाइटरी हैबिट्स बोलते हैं। एंड डिपेंडेंस ऑन, डिपेंडेंस के साथ में ऑन लगता है, निर्भरता का मीनिंग देता है। कैटल प्रोडक्ट्स फॉर ए लाइवलीहुड, कि पशुओं से मिले प्रोडक्ट्स ही ये लोग यूज करते हैं, उनकी निर्भरता है अपनी आजीविका के लिए। बिसाइड्स अलाउिंग फॉर इम्प्यूडेंट बिहेवियर बाय सो कॉल्ड विजिलेंटीज। और किसके अलावा? इसके अलावा कि इन्होंने साथ में इस पर भी विचार किया, अलाउ फॉर का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए, किसी प्लान को अंजाम देने के लिए, अगर आप कुछ कंसीडर करते हो उसको भी साथ में लेके आते हो, उस पर विचार करते हो, उसको बोलते हैं अलाउ फॉर। इम्प्यूडेंट जो होता है वो धृष्ट होता है, ओडेसस होता है, दुस्साहस होता है। तो जो इम्प्यूडेंट बिहेवियर है, दुस्साहसपूर्ण जो बिहेवियर है, किसके द्वारा? तथाकथित, सो कॉल्ड मतलब एलिज्ड, विजिलेंटी मतलब जो गोरक्षक कहते हैं अपने आप को, उसको भी इन्होंने मतलब एक प्रकार स्वीकृति दे दी कि हाँ ऐसा कर सकते हो। फिर समझिए, तो कह रहा है कि जो ये जजमेंट का व्याख्या जो भी सामने आई, उसमें रिजल्ट ये निकला कि राज्य, और विशेष करके वो राज्य जो बीजेपी के नेतृत्व में थे, वो लेके आए सख्त कानून काउ स्लॉटर पर, और उन्होंने इनको अपमानित करना शुरू कर दिया, कलंकित करना शुरू कर दिया उनके डाइटरी हैबिट्स के लिए, और उनकी जो निर्भरता है कैटल प्रोडक्ट्स पर, मवेशियों के प्रोडक्ट्स पर, किसके लिए? आजीविका के लिए उनको। किसके अलावा? इसके अलावा कि इन्होंने जो इम्प्यूडेंट बिहेवियर है, दुस्साहसपूर्ण कार्य कर रहे हैं, अपने आप को गोरक्षक कहने वाले लोग जो हैं, उनको इन्होंने अलाउ कर दिया, है ना, ऐसा करने के अलावा। बिसाइड्स एक प्रेपोजिशन होता है, इसके बाद में आईएनजी लगेगा, इसलिए अलाउइंग आ रहा है। इट इज नॉट एनफ टू कंडेम, कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। तो ये कह रहा है कि ये पर्याप्त नहीं है कि आप केवल आलोचना करो इन कामों की। इट इज टाइम, अब समय आ गया है, यट अगेन। यट अगेन का मतलब होता है एक बार फिर से। अब आप लोगों में से कुछ ने ग्रामर को इस तरीके से रटा हुआ है कि जहां पर भी कुछ दिख गया आपको बस रटे हुई चीजों में से, तो आपको लगता है कि वो क्यों नहीं आया। जैसे हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि इट इज टाइम आ गया, सेकंड फॉर्म क्यों नहीं दिख रही इसमें। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई क्लोज ही नहीं बन रहा आगे। इट इज टाइम के बाद में क्लोज होना चाहिए, क्लोज का मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए, उसकी वर्ब होनी चाहिए, तब जाके सेकंड फॉर्म लगाओगे। यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं है।
यट अगेन का मतलब कोई काम जो 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, एक बार फिर से हो गया, तो आप इम्फेसाइज करते हो कि सब एक बार फिर से ये हो गया है, इसको बोलते हैं यट अगेन। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इट इज नॉट इनफ टू कंडेम, कि केवल आलोचना करना ही पर्याप्त नहीं है, टाइम आ गया है एक बार फिर से कि आप जुडिशियल रीथिंक हो, मतलब न्यायिक रूप से फिर से सोचा जाए किस पर, इस विधेयक पर, इस कानून पर, ओवर काउ स्लॉटर। और कौन सा कानून है, जो काउ स्लॉटर से संबंधित है। ओवर का मतलब यहां पे रिलेटेड टू है, ओवर प्रेपोजिशन है, और ओवर का मतलब रिलेटेड टू भी होता है। हम में से कुछ ने केवल ओवर को ऊपर के अर्थ में यूज करते हुए देखा है और ऊपर का अर्थ मान के चलते हैं, लेकिन इसका मतलब रिलेटेड टू भी होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि काउ स्लॉटर के संबंध में जो विधेयक है, लेजिस्लेशन है, उस पर रीथिंक की आवश्यकता है। रीथिंक यहाँ पे नाउन है, ठीक है, जुडिशियल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ए डिटरमिनर है। तो ये आपका आज का एडिटोरियल हुआ। और आप देखें, अगर पिछले पेजेस को मैं देखता हूँ तो यहाँ बहुत सारे नए शब्द आपने सीखे, नए कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं, तो इन सब को आपने नोट कर लिया होगा। जब नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे तो ये सारे रिवीजन करके आप आना है, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़िया हो। कॉन्फिडेंस से ही सारे काम होंगे। अगर एक बार आपको विश्वास हो गया कि हाँ मेरा सब कुछ पहले वाला याद है, पहले वाला मैंने कंप्लीट कर रखा है, तो आगे वाले सेशन में अंडरस्टैंडिंग अपने आप ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। चलिए मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।